आप पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें इससे पहले हमने देखा सीरीज एलसीआर सर्किट। आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। एक सिस्टम की बात करें जिसपे ऑसिलेट करने की टेंडेंसी है, जो ऑसिलेट कर सकता है, तो उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेट करने की। हमने क्लास 11th में पढ़ा है, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड वो लार्ज हो जाता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। इस फिनोमिनन को हमने क्या नेम दिया था? रेजोनेंस। हमने रेजोनेंस देखा था साउंड में, रेजोनेंस ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट याद करिए। मैंने आपको रेजोनेंस बताया था विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम बॉब, याद है क्लास 11th में। आज हमारे पास है रेजोनेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो रेजोनेंस फिनोमिनन है एलसीआर सर्किट में, इसकी हेल्प से हम अपने टीवी को, रेडियो को ट्यून करते हैं, कोई चैनल देख पाते हैं, कोई ऑडियो हम सुन पाते हैं। तो क्या है ये, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे पास है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एलसीआर सर्किट है, एलसीआर। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रेजोनेंस होता है, यहां देखेंगे हम। और इस पे है एसी सोर्स, ऐसे एलसीआर, ठीक है। अगर बात करें एक्सएल की, एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा। एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। अगर हम ओमेगा को चेंज करें तो एक्सएल भी चेंज होगा और एक्सी भी चेंज होगा। ध्यान देना, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर ओमेगा को बदलें तो एक्सएल भी चेंज होगा, एक्सी भी चेंज होगा। हमने देखा कि एक पर्टिकुलर ओमेगा पे, एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे, एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे, एट ओमेगा नॉट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं, ठीक। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इंपीडेंस कितना हो जाएगा सर्किट में? इंपीडेंस का फॉर्मूला याद है आपको? Z इक्वल टू इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, ठीक। ये एक्सएल माइनस एक्सी भी इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो Z इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये 0 हो जाएगा। Z इक्वल टू आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब आर। इंपीडेंस इसका मतलब आर के इक्वल हो जाएगा, और ये इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू है। जो इंपीडेंस होगा एलसीआर सर्किट का वो मिनिमम हो जाएगा। अब इससे कम इंपीडेंस क्या होगा? देखिए यहां इंपीडेंस कम से कम कितना हो सकता है? जितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मतलब एक्सएल, इसका रेजिस्टेंस मतलब एक्सी। ये तो ओमेगा के साथ बदलेगा, लेकिन रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो कि आ रहा है वो ओमेगा के साथ चेंज नहीं होगा। अरे ओमेगा बदलो, अभी आप ओमेगा को चेंज करो तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ी बदलेगा। हाँ, ये तो चेंज होंगे, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बदलेगा, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बदलेगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ये आर होगा, ये आर का आर ही रहेगा। तो इंपीडेंस सबसे कम कितना हो सकता है? आर के इक्वल। इससे कम इंपीडेंस नहीं हो सकता। तो जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे, तो Z इक्वल टू आर हो जाएगा, जो कि इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम इंपीडेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसे ही एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस। तो इंपीडेंस मिनिमम हो गया। अगर इंपीडेंस मिनिमम हो गया तो सर्किट में जो करंट होगा, करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं, अभी लिखते हैं यहां पे पहले। हेंस एम्पलीट्यूड ऑफ करंट in the circuit becomes maximum। करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अगर इंपीडेंस मिनिमम हो गया तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इसके बाद यहां लिखना, दैट इज IM इज इक्वल टू V अपॉन Z। इसमें Z आएगा ना, एलसीआर सर्किट के लिए देख रहे हैं तो I इक्वल टू V अपॉन Z आएगा, I इक्वल टू V अपॉन Z आएगा। और Z किसके इक्वल हो गया?
आर के इक्वल, तो आई एम मैक्सिमम देख रहा हूं मैं, आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, जेड किसके इक्वल है आर, तो ये जेड कम हो गया मिनिमम हो गया, तो करंट मैक्सिमम, मतलब जो एम्पलीट्यूड है करंट का आई एम, जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की वो मैक्सिमम हो जाएगी, समझ रहे हैं, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, इट विल बी मैक्सिमम व्हेन जेड इक्वल टू आर, मींस व्हेन इंपेडेंस इज मिनिमम करंट इन द सर्किट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, और किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस विच इज इक्वल टू आर इन दिस केस। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, जैसे क्लास 11th याद करो, जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती थी तो एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाता था, बड़ा हो जाता था। यहां पे जब ये हो रहा है तो करंट मैक्सिमम हो रहा है, तो इस फिनोमिनन को क्या नेम दिया हमने, इस फिनोमिनन को बोला रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, करंट का मैक्सिमम हो जाना, इस फिनोमिनन को क्या नेम दिया, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। लिखते हैं यहां पे, दिस फिनोमिनन is known as रेजोनेंस किसमें, एलसीआर सर्किट में, वही पढ़ रहे हैं तो नहीं लिख रहा हूं, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट वो भी लिख लेना, ठीक है। और जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, उसको हमने नेम दिया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब लिखते हैं, एंड द फ्रीक्वेंसी is known as resonant frequency, ठीक है, समझ में आ गया, ये अलग है यहां से अलग है। फिर से देखो एक बार फिर, रेजोनेंस फिनोमिनन क्या है, करंट का मैक्सिमम हो जाना। करंट कब मैक्सिमम होगा, जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। इंपीडेंस मिनिमम कितना हो सकता है, आर के इक्वल। ऐसा कब पॉसिबल है, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए। एक्सएल इक्वल टू एक्सी कब हो रहा है, हमने कहा वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, जिसको हमने कहा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय ओमेगा नॉट, ऐसे, ठीक, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो समझ गए यहां तक, क्लियर हुई बात। अब ये ओमेगा नॉट कितना होगा, ये किसके इक्वल होगा, तो यहां पे देखते हैं, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया तो क्या होगा। अब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक, इधर एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इज ओमेगा एल, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे देख रहे हैं, तो ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये एक्सएल इक्वल टू एक्सी है ना, तो एक्सएल इज ओमेगा एल, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे देख रहे हैं, तो ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, ठीक, यहां ले जाओ, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ये आएगा ना, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब समझिए, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है एलसीआर सर्किट की, और यहां पे जो ओमेगा नॉट है, ये बाहर से जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं, तो एक बार फिर से, ये क्या है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, और 1 अपॉन अंडर रूट एलसी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। तो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन अंडर रूट एलसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो रेजोनेंस होता है, यह सीधा सीधा, जब ओमेगा नॉट 1 अपॉन अंडर रूट एलसी के इक्वल हो जाए तो रेजोनेंस होगा, ठीक, या और बोलें इसको और दूसरी लैंग्वेज में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। ये ठीक हो गया, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, कैसे रेडियो को ट्यून किया जाता है, टीवी को ट्यून किया जाता है, उसके लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट आ गया। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकाल ली हो, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 पाई न्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। न्यू नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू नॉट आ जाएगा हमारा, न्यू नॉट आ जाएगा 2 पाई को इधर लेके चले जाओ, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, और ये हमारे पास न्यू नॉट आ गया, ये 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक। इतनी बातें क्लियर हुई, यहां तक सब समझ में आ गया। देखो इसको एक बार फिर से समरी देख लेते हैं, बार बार बोल रहा हूं समरी, ताकि आपको दिमाग में ये छप जाए, ठीक, सेव कर लेना है इसको अपने ब्रेन में अच्छे से।
तो रेजोनेंस वो फिनोमिनन है जहां पे करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, अब देखो कब होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जिसको हमने बोला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस टाइम पे एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं। और वो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, 1/√LC। L इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, C इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक हो गया, इतनी बातें समझ में आई। अब चलो आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, इसको हटा दिया जाए। यस सर, नोट करते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लिख लिया था ना। ठीक, अभी आगे देखो, एक्सएल और एक्सी तो इक्वल हो गए। सपोज किसी टाइम पे सर्किट में करंट आई है, अगर सर्किट में करंट आई है तो मैंने दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, देखो सपोज किसी टाइम पे सर्किट में करंट कितना है, आई, मैंने दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई एक्सएल इक्वल टू आई एक्सी। ठीक, आई एक्सएल इक्वल टू आई एक्सी। आई एक्सएल क्या है, आई एक्सएल, आई एक्सएल, आई एक्सएल, किसी टाइम पे सर्किट में करंट आई है सपोज, तो आई एक्सएल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वीएल। और इसको नोट मत करना है, इसके डायरेक्ट लिखेंगे, मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो डायरेक्ट वहां पे पहुंचेंगे, इसको मत लिखना, लिखना हो तो लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एक्सएल क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज, आई एक्सी क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो हम ये भी कह सकते हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्सी नहीं बोलना, तो हम ये भी कह सकते हैं जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सेम हो जाए तो तब रेजोनेंस होता है। ठीक, रेजोनेंस समझ गए ना, रेजोनेंस मतलब करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जब वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम हो जाए तो रेजोनेंस होता है। इसको फेजर डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखो फेजर डायग्राम से यहां से बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ठीक, सपोज यहां करंट है, जो सर्किट में करंट है आई। अब रजिस्टर की अगर बात करें तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और करंट दोनों फेज में होते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और करंट दोनों फेज में होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हमने यहां पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये करंट से आगे चलता है, ठीक, करंट से आगे चलता है, एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर करंट से पीछे। ठीक, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट से आगे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर करंट से पीछे, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वो फेज में होता है करंट के साथ, तो हमने ये फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखना, अब देखना, अब देखना, अब देखना, VL और VC एक दूसरे के अपोजिट हैं, आउट ऑफ फेज हैं, आउट ऑफ फेज है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ रहे हैं, देखो दोनों इक्वल है ना, ये बात समझ में आ गई, इक्वल है और आउट ऑफ फेज है, अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए, अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 200 वोल्ट है किसी टाइम पे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना, वैल्यू बदलता रहेगा, 200 वोल्ट, तो कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगा -200 वोल्ट। अगर इंडक्टर के अक्रॉस 300 वोल्ट है तो कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगा -300 वोल्ट। दोनों इक्वल होते हैं, रेजोनेंस के टाइम पे दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट होते हैं। अगर ये 300 है, ये -300, ये 400, तो यहाँ -400, यहाँ 500, तो यहाँ -500 वोल्ट, तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो सारा का सारा वोल्टेज कहां अपीयर होगा, ये दोनों का इफेक्ट तो कैंसिल हो गया, तो सारा वोल्टेज अपीयर होता है रजिस्टर के अक्रॉस। सारा वोल्टेज कहां अपीयर होगा, रजिस्टर के अक्रॉस। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 0 इसमें 0 होता है, नहीं, यहां 20 तो यहां -20, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 तो इसके अक्रॉस -20। समझ रहे, आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज है। ठीक, तो सारा वोल्टेज कहां अपीयर होगा, सारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपीयर होता है रजिस्टर के अक्रॉस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये अब कैसा बन गया है, रेजोनेंस के टाइम पे ये बन गया है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। रेजोनेंस के टाइम पे ये क्या बन गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया। अच्छा सर ये तो ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट भी समझा सकता हूं आपको। एज वी नो दैट tan phi इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। XC माइनस XL ये पढ़ा है ना हमने, नहीं पढ़ा तो पुराना देख लेना भाई। tan phi इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। अब रेजोनेंस के टाइम पे ये दोनों तो इक्वल हो गए, XC और XL इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए, तो tan phi इक्वल टू 0। इट मीन्स phi इक्वल टू 0 एट रेजोनेंस।
ये तो इक्वल है ना, तो tan phi इक्वल टू 0, 0 कौन सी वैल्यू होती है, 0। ठीक, फाई इक्वल टू 0 मतलब, फाई इक्वल टू 0 मतलब, फाई इक्वल टू 0 का मीनिंग है, फाई इक्वल टू 0 का मीनिंग है कि करंट और वोल्टेज के बिटवीन फेज डिफरेंस 0 है, मतलब करंट और वोल्टेज फेज में होंगे। ध्यान से, फाई इक्वल टू 0 आया मतलब करंट और वोल्टेज फेज में होंगे, और फेज में किसके लिए होते हैं, रजिस्टर के केस में। प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो करंट और वोल्टेज फेज में होते हैं। तो जो बात मैंने यहां तक समझाई थी वो यहां से भी समझ में आ गई। एक बार फिर से, जब रेजोनेंस होता है, इंडक्टर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम बट आउट ऑफ फेज होता है, तो सारा वोल्टेज कहां अपीयर होता है, सारा वोल्टेज अपीयर होता है रजिस्टर के अक्रॉस, तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। वहां से नहीं समझ में आया, मैंने कहा यहां से समझ लो, tan phi इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R एट रेजोनेंस XC इक्वल टू XL, सो वी कैन राइट tan phi इक्वल टू 0, tan phi इक्वल टू 0 मींस phi इक्वल टू 0 एट रेजोनेंस। अब phi इक्वल टू 0, phi क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, अगर वो 0 है, अगर वो 0 है मतलब वोल्टेज और करंट दोनों फेज में है, और ऐसा किस में होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। तो इतनी बातें भी क्लियर हुई, हाँ ये क्लियर हो गया। अब देखो आगे बढ़ेंगे इसमें, ये समझ में आ गया ना, ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे और एक कर्व बनाते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट वर्सेस ओमेगा, एक कर्व बनाया जाए। देखो यहां तक की कहानी समझ में आनी चाहिए भाई। अब एक कर्व बनाया जाए, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट IM वर्सेस ओमेगा। आप ओमेगा बढ़ाओ, ओमेगा इंक्रीज करो, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट वो भी इंक्रीज होता है ऐसे, और ये मैक्सिमम होके फिर नीचे आ जाता है। करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, जिसको ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं। एक बार फिर से हमने एक ग्राफ बनाया, मैक्सिमम करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट वर्सेस ओमेगा। हमने ओमेगा इंक्रीज किया तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज हुआ। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मैक्सिमम हो जाता है कब, जब ओमेगा किसके इक्वल होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के। फिर ही आगे हमने ओमेगा बढ़ाया, फिर ये कम होने लगता है। तो यही है रेजोनेंस, यही तो है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम एट रेजोनेंस। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मैक्सिमम कब हो रहा है, जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के इक्वल हो रही है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। यहां पे मैंने क्या कहा, हाँ सर ये क्लियर हुआ। अब देखो आगे चलेंगे, ठीक। यहां पे अगर हम देखें करंट इन द सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के टाइम पे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कितना बन जाता है सर्किट में, मैक्सिमम हो जाता है, जो कि इक्वल होता है Vm अपॉन R के समझ गए। रेजोनेंस के टाइम पे Z इक्वल टू R हो जाता है, और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मैक्सिमम हो जाता है, किसके इक्वल होता है, Vm अपॉन R के इक्वल एट रेजोनेंस। Im इक्वल टू Vm अपॉन R। ठीक, अब देखो अगर R को बढ़ा दिया जाए, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो मैंने यहां पे दो कर्व बना लिए ऐसे, ये R1 के लिए, ये R2 के लिए तो यहां पे दिख रहा है R1 इज लेस देन R2 होगा। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो जो एम्पलीट्यूड है करंट का वो कम हो जाएगा। ठीक, रेजिस्टेंस बढ़ा दो, एम्पलीट्यूड कम हो गया। पहले तो ज्यादा था ना, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो एक बार फिर से, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मैक्सिमम हो जाता है। पहले सपोज बिना रेजोनेंस के मैक्सिमम करंट जा रहा था 2 एम्पियर। जब रेजोनेंस हो जाएगा, अब करंट का एम्पलीट्यूड जो कि पहले 2 था रेजोनेंस के टाइम पे, अब वो 15 हो गया, 20 हो गया, बढ़ गया। ठीक है, पहले ये था, अब हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया सर्किट में, अब हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो जो पहले 15 या 20 हुआ था अब वो नीचे आ गया 5 या 6 पे। इतनी बातें क्लियर हुई, ये समझ में आ गया। तो रेजोनेंस के टाइम पे सीधा रेजोनेंस के टाइम पे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बिकम्स मैक्सिमम, रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो वो कम हो जाता है। ठीक, अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस, अब कहानी स्टार्ट होने वाली है भाई, बड़ा मजा आएगा कहानी में बड़ा मजा आने वाला है। एप्लीकेशंस देखते हैं। अच्छा, अगर बात करें रेडियो की, तो रेडियो को ट्यून करने के लिए
हम एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कराते हैं। कैसे? ध्यान देना, अच्छी कहानी स्टार्ट होने वाली है। सपोज बहुत सारे स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, इनके नेम दे देता हूं मैं कुछ। स्टेशन ए, बी, सी, डी, ई। ये स्टेशन हो गया आपके, ऐसे समझ लो 98.3 एफएम है ना, दूसरा 92.7 कुछ भी है। अच्छा, जो 98.3 होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 98.3 MHz, रेडियो मिर्ची सुना होगा आपने ऐसा। 92.7 वो सब। तो मैंने स्टेशन के नेम दिए ABCD। अब 98.7 तो MHz तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, मैं इसको जनरल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आए। सपोज ए स्टेशन से ट्रांसमिट हो रहा है फ्रीक्वेंसी 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स यहां से फ्रीक्वेंसी आ रही है। कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 100 यूनिट्स। ठीक। बी से आ रही है 200, सी की है 300, डी ट्रांसमिट कर रहा है 400 और ई कर रहा है 500 यूनिट पे। एक बार फिर से, 5 स्टेशन हैं, इनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। ए ट्रांसमिट कर रहा है 100 पे, बी 200, 300, 400 और ये 500 यूनिट पे। ये जो स्टेशन है ये ऐसे हो गया 98.3 एफएम रेडियो मिर्ची, ऐसा 92.7 या जो भी है। ठीक। तो 98.3 92.7 उनकी फ्रीक्वेंसी होती है MHz में, मेगा हर्ट्ज में। हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁶। ठीक है, यहां पे आते हैं। तो डिफरेंट स्टेशन हैं, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, 100, 200, 300, 400, 500। अब आपने रेडियो का ट्यूनर देखा होगा, घुमाते हैं उसको, रेडियो का ट्यूनर। वहां पे क्या करते हैं हम, यहां पे समझना। जो रेडियो होता है उसमें LCR सर्किट ही यूज करते हैं। LCR सर्किट जो ट्यूनर होता है उसका, ध्यान देना, ट्यूनर जैसे देखा होगा आपने, एक स्केल नीचे घूमती है ना, रेडियो में, कुछ रेडियो में ऐसे घूमता है वो ट्यूनर घुमा के। तो जो ट्यूनर होता है उससे हम सी को बदलते हैं। ध्यान से, जो ट्यूनर होता है उससे हम किसको चेंज करते हैं? कैपेसिटेंस को। सी एल फिक्स होता है, सी को बदलते हैं। और हम जानते हैं कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है LCR सर्किट की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? 1/√LC। नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC। ठीक है, हमने ट्यूनर से सी को बदला, हमने ऐसा मैकेनिज्म अंदर बनाया हुआ है कि उसको घुमा के सी बदल रहे हैं। जब सी को चेंज, एल फिक्स है, सी को बदला और सी को कुछ इस तरीके से बदला कि 1/√LC बन गया 100। 1/√LC क्या बन गया? 100। तो अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितने पे सेट हो गई? जो रेडियो है, जो LCR सर्किट है, जो रेडियो है, जो LCR सर्किट है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 यूनिट बन गई। कितनी बन गई? 100 यूनिट। अब देखो, जो एंटीना है रेडियो का, जो एंटीना है वो इन सब फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है, सबको रिसीव करता है। 500, 400, 300, 200, 100 जो भी उसके आसपास है सबको रिसीव करता है। ध्यान से देखना, सबको क्या करता है? रिसीव कर देता है। अब ये सब उसके लिए AC सोर्स है, AC सोर्स। ये सब हमने ट्यूनर से C को चेंज करके रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 बना दी, 100 बना दी। अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100, बाहर से आने वाली बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये 100 वाली इसके इक्वल है। यहां बाहर से जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी आ रही है 100, वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 के इक्वल हो गई। सर्किट में रेजोनेंस हुआ और इस फ्रीक्वेंसी के लिए 100 के लिए करंट मैक्सिमम हो गया। तो ए स्टेशन आपको सुनाई पड़ेगा। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? ए स्टेशन आपको सुनाई देगा। अब आपने फिर ट्यूनर घुमाया, कैपेसिटेंस बदला, अब आपने 1/√LC कर दिया 200। कितना सेट कर दिया? 200। तो अब आपको कौन सा स्टेशन सुनाई पड़ेगा? जिसके लिए रेजोनेंस होगा, जिसके लिए करंट मैक्सिमम हो जाएगा। किसके लिए करंट मैक्सिमम होगा? इसके लिए। तो अब स्टेशन बी आपको सुनाई पड़ेगा। फिर आपने कैपेसिटेंस ट्यूनर घुमाया, कैपेसिटेंस बदला, अब ये हो गया 300, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 300 हो गई। तो कौन सा स्टेशन आपको सुनाई पड़ेगा? 300 वाला। इसके लिए करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ये नहीं सुनाई पड़ेंगे बाकी। फिर आपने बदला सी और ये हो गया 400, तो 400 के लिए रेजोनेंस होगा और इसके लिए करंट मैक्सिमम होगा और ये स्टेशन आपको सुनाई पड़ेगा। तो समझ गए रेडियो को ट्यून कैसे करते हैं? बातें क्लियर हुई? क्या हो रहा है यहां पे? ये समझ में आया? हाँ सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अच्छा अगर टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन का, अभी तो रिमोट वाले टेलीविजन हो गए, उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो आप चैनल वाला बटन प्रेस करते हैं, चैनल वाला, ये बदला, दूसरा बदला। तो जो चैनल वाला बटन आप प्रेस कर रहे हैं वो क्या बदल रहा है? वो सी को चेंज कर रहा है। जब आप, मैं रेडियो से टेलीविजन पे आ गया, जब आप चैनल वाला बटन प्रेस कर रहे हैं तो सी चेंज हो रहा है। सी चेंज हो रहा है तो
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदल रही है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल रही है। और जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सिग्नल सभी आते हैं, सिग्नल सभी आ रहे हैं, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो उसके लिए करंट मैक्सिमम हो जाएगा, वो चैनल आपको सुनाई दिखाई पड़ेगा, टेलीविजन की बात करें तो। ठीक, समझ में आ गया यहाँ पे हुआ क्या, ये बातें क्लियर हो गई। एक बार फिर से इसका फाइनल टच ले लें, फाइनल टच। रेडियो में ट्यूनर से आपने सी को चेंज किया, 1/√LC 400 हो गया, सपोज 400 हो गया। अब ये 400 है, डी स्टेशन 400 पे ट्रांसमिट कर रहा है, तो इसके लिए रेजोनेंस होगा, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होगा और इसका करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये वाला स्टेशन आपको सुनाई पड़ेगा। ठीक, तो हम सी को बदलते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैच हुई उसका करंट मैक्सिमम हो गया। ठीक, अगर टेलीविजन की बात करें तो चैनल के बटन प्रेस करने से सी चेंज होता है और यहां पे रेजोनेंस होता है। ठीक है, अच्छा अब रेडियो की बात करें तो रेडियो में वॉल्यूम वाला बटन भी होता है, वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम कम या ज्यादा हम करते हैं। जब वॉल्यूम चेंज करते हैं तो चैनल तो नहीं बदलता ना, वॉल्यूम ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, जब हम वॉल्यूम चेंज करते हैं तो चैनल तो नहीं चेंज होता है, चैनल नहीं बदलता है, चैनल तो वही रहता है, वॉल्यूम कम या ज्यादा हो जाता है। वो क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना, रेजोनेंस के टाइम पे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बिकम्स मैक्सिमम, जो कि Vm/R के इक्वल हो जाता है। हम जो वॉल्यूम वाला बटन है, वॉल्यूम वाला जो है, वॉल्यूम जब हम बदल रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस को बदल रहे हैं। एलसीआर सर्किट में किसको चेंज कर रहे हैं, आर को, ध्यान देना भाई, किसको चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर, अगर आर को चेंज कर रहे हैं, आर को बदल रहे हैं तो मैक्सिमम करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम करंट चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पे बताया था, आर इंक्रीज कर दो करंट कम हो गया, आर इंक्रीज कर दो करंट कम हो गया, करंट कम हो गया, पावर डिसिपेशन इक्वल टू आई RMS स्क्वायर आर, पावर डिसिपेशन इक्वल टू आई RMS स्क्वायर आर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाया करंट कम, तो पावर डिसिपेशन आई RMS स्क्वायर आर, करंट कम हो गया, करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो पावर डिसिपेशन कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम, करंट कम तो पावर डिसिपेशन कम, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम डाउन हो गया। वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है तो करंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पावर डिसिपेशन तभी ज्यादा होगा, और करंट कब इंक्रीज होगा, जब रेजिस्टेंस को कम कर दोगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या रेजिस्टेंस को बदलने से चैनल बदलता है? क्या वॉल्यूम वाला बटन प्रेस करने से चैनल बदलता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि आप आर को चेंज कर रहे हैं। आर के चेंज होने से उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC तो नहीं बदलेगी ना। आप तो आर बदल रहे हैं, वॉल्यूम बदलने के लिए आर को बदल रहे हैं, चैनल चेंज नहीं होगा। ठीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, आर चेंज करने से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। किससे बदलती है? एल या सी चेंज करने से। एल ज्यादातर फिक्स रहता है, सी को ही चेंज करते हैं। तो हम आर को चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक, समझ गए यहां पे क्या हो रहा है? अगर चैनल बदलना है सी को बदलो, एल को भी बदल सकते हैं, ज्यादातर सी को बदलते हैं। अगर आपको वॉल्यूम चेंज करना है, वॉल्यूम कम ज्यादा करना है, आर को बदलो। आर को बदलने से चैनल चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ सर, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। अब देखो, कहानी में ट्विस्ट आता है, कहानी में आता है ट्विस्ट। कैसा ट्विस्ट आता है सर? अभी देखो क्या ट्विस्ट आता है। ये देखा गया, इसको हटा दूं? ठीक है, इसको भी हटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए। चलो इसको रहने देते हैं, ये तो बेसिक है, ये आना ही चाहिए, ये बार बार यूज होगा। ठीक है, यहां पे देखें, कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि भाई करंट तो मैक्सिमम हो जाता है जब बाहर की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टाइम पे करंट हो जाता है मैक्सिमम। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि आपको वो फ्रीक्वेंसी तो सुनाई देगी, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट बना रही है वो फ्रीक्वेंसी तो आपको सुनाई देगी, लेकिन इसके साथ साथ वो भी फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई पड़ती है रेडियो में, जिसके लिए करंट 1/√2 टाइम्स हो जाता है मैक्सिमम करंट के। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। ये है आपका मैक्सिमम करंट। ठीक, अब देखो, ये फ्रीक्वेंसी तो आपको सुनाई पड़ेगी, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई एलसीआर सर्किट की। लेकिन हमने ये देखा कि इसके साथ साथ Im/√2 तक, Im/√2 मतलब लगभग 0.7 Im तक भी आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती हैं। तो इस कर्व के लिए देखो, ये वाले कर्व के लिए
ये वाले रेजोनेंस कर्व के लिए, ये वाले रेजोनेंस कर्व के लिए 0.7 IM कहां पे होगा अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लाइट गई, अभी थोड़ा वेट करते हैं, लाइट आने देते हैं। तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट वापस आ गया। हम कहां पे थे, हम यहां पे थे। रेजोनेंस के टाइम पे आपको ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी तो सुनाई पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो फ्रीक्वेंसीज भी आपको सुनाई पड़ेंगी जो करंट बना रही है Im/√2। ये Im है यहां पे, Im/√2 करंट जो फ्रीक्वेंसीज बना रही है वो भी सुनाई पड़ेंगे। Im/√2 मींस 0.7 Im। अब ये Im है तो 0.7 Im कहां पे होगा, देखिए इस कर्व के लिए ये Im है, ये होगा 0.5 Im यहां पे, तो ये हो गया 0.7 लगभग यहां पे 0.7 Im, 0.7 Im। और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये इसको नीचे लेके आ जाओ, तो ये फ्रीक्वेंसीज भी आपको सुनाई पड़ेंगी, ये वाली फ्रीक्वेंसीज। तो जब आपने रेडियो को ट्यून किया, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC बना दी, जो कि ओमेगा नॉट है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी के लिए करंट तो मैक्सिमम हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ वो फ्रीक्वेंसीज भी सुनाई पड़ती हैं जो कितना करंट बना रही है, Im/√2 मतलब 0.7 Im, 0.7 Im यहां पे होगा, तो ये फ्रीक्वेंसीज भी आपको सुनाई पड़ती हैं। लेट दिस इज ω1 और दिस इज ω2। तो ω1 से ω2 तक, ω1 से ω2 तक ये रेंज बनती है, ये फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई पड़ेंगी। और इसको हम कहते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं इसको, बैंड विड्थ, डिनोटेड बाई डेल ओमेगा, बैंड विड्थ। समझ में आया क्या हुआ, एक बार फिर से, यही ट्विस्ट है यहां पे कहानी में। आपने रेडियो को ट्यून कर दिया, तो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी के लिए करंट मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो फ्रीक्वेंसीज भी सुनाई पड़ेंगी जो करंट बना रही हैं 0.7 Im, मतलब यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसीज भी वो कैच करेगा, वो आएंगी, वो सुनाई पड़ेंगी। ठीक, इस रेंज को हम क्या कहते हैं, इस विड्थ को हम क्या कहते हैं, बैंड विड्थ। तो जब हम किसी चैनल को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट करो, तो उसको एक कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं देते, उसको एक रेंज देते हैं, उसको एक बैंडविड्थ देते हैं कि भाई आपके लिए यहां से यहां तक है। हमने जी टीवी को, सोनी टीवी को एक बैंडविड्थ दे दी, ये आपके लिए बैंडविड्थ है, आप इस पे ट्रांसमिट करो, लेकिन यहां से यहां तक कोई ट्रांसमिट नहीं करेगा। आप इस पे ट्रांसमिट करिए अपना चैनल, लेकिन यहां से यहां तक कोई ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो किसी भी ब्रॉडकास्टर को हम एक विड्थ देते हैं, बैंड विड्थ। ठीक, यहां खाली होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, आप यहां पे ट्रांसमिट करो, क्योंकि ये सर्किट इनको भी कैच करता है। इतनी बातें समझ में आ गई यहां पे क्या हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे पावर के टर्म्स में भी इसको समझते हैं। अगर यहां पे देखें, इस करंट के लिए पावर डिसिपेशन कितना होगा, P इक्वल टू Im² R/2, Im² R/2, यहां पे करंट तो Im है। ठीक है, यहां पे कितना पावर डिसिपेशन होगा, यहां पे इस करंट के लिए, तो P इक्वल टू Im² R/2। Im कितना है यहाँ पे, Im/√2, यहाँ पे Im है 0.7 Im, मतलब Im/√2। तो Im/√2, इसका Im/√2, ये Im कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस करंट के लिए पावर डिसिपेशन कितना होगा, तो Im हो जाएगा Im/√2, यहाँ रख लो Im² R, या Im कितना हो गया, Im/√2। तो Im²/2, 2 ऑलरेडी था, Im²/4। कहने का मतलब ये है, Im² R/4, कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनना, वो फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई पड़ती हैं जो पावर डिसिपेशन कितना कराएंगी, Im² R/2 से हाफ पावर तक, मैक्सिमम पावर से हाफ पावर तक, जो फ्रीक्वेंसीज पावर डिसिपेशन Im² R/2 से Im² R/4 तक कराएं, जो फ्रीक्वेंसीज इतना पावर डिसिपेशन कराएंगे इसके बीच में, वो फ्रीक्वेंसीज हमें सुनाई पड़ेंगी। समझ में आया यहां पे क्या हुआ, एक बार फिर से। जब आपने रेडियो को ट्यून किया तो आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ी, ओमेगा नॉट। लेकिन उसके साथ साथ इतने करंट तक की फ्रीक्वेंसीज भी आती हैं, मतलब यहां से यहां तक की, इसको कहते हैं बैंडविड्थ डिनोटेड बाय डेल ओमेगा। तो जब हम कोई ब्रॉडकास्ट करता है, तो उस ब्रॉडकास्टर को एलोकेट किया जाता है बैंडविड्थ, एक रेंज एलोकेट की जाती है। आप यहां पे ट्रांसमिट करोगे, यहां पे ब्लैंक रखना है, यहां पे कोई ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अगर पावर के टर्म्स में हम बात करें, तो पावर के टर्म्स में अगर बात करें, तो हमको वो पावर Im² R/2, ये मैक्सिमम पावर हो गई Im² R/2,
देखो पावर डिसिपेशन रेजिस्टर फॉर्मूला याद है, आई एम स्क्वायर आर बाई टू, आर एम एस के टर्म्स में बोले तो पी इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर, मैक्सिमम करंट के टर्म्स में बोले आई एम स्क्वायर आर बाई टू। तो वो फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई पड़ती हैं जो पावर डिसिपेशन कितना कराएंगी, यहां से मैक्सिमम पावर से, और ये इसका हाफ हो गया, हाफ पावर तक, मैक्सिमम पावर से हाफ पावर तक। ठीक, ये फ्रीक्वेंसीज हमको सुनाई पड़ती हैं, इसलिए ये खाली रखा जाता है। इतनी बातें समझ में आती हैं? यस सर। अब देखो, अगर इस एलसीआर सर्किट के लिए बात करें, इस रेजोनेंस कर्व के लिए बात करें, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, तो कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई पड़ेंगी? ये वाले कर्व के लिए अगर देखें, ये वाले कर्व के लिए, तो ये वाले कर्व के लिए देखें तो इसका आई एम यहां से, ये तो ठीक है ओमेगा नॉट, और ये हो गया इसका 0.7 आई एम, कहां पे होगा? ये हो गया आई एम, ये हो गया इसका 0.5 आई एम, 0.7 आई एम, यहां कहीं होगा। तो ये इतनी फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई पड़ेंगी, ये वाली। ठीक है, ये वाले के लिए बताइए, तो इसके लिए 0.5 और 0.7 ये हो गया, 0.5 यहाँ होगा, इसको थोड़ा ऐसे 0.7 यहाँ, इसके लिए ये। अच्छा, इसके लिए देखिए, इसके लिए बताइए, तो इसके लिए 0.5 यहाँ होगा हाफ में, और 0.7 यहाँ होगा, तो इसके लिए ये इतनी फ्रीक्वेंसीज आपको आएंगी, ये वाली, इसकी बैंडविड्थ इतनी होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए कौन सा एलसीआर सर्किट ज़्यादा अच्छा है, किसमें ट्यूनिंग अच्छी होगी? ध्यान से सुनना, किसमें ट्यूनिंग अच्छी होगी? ऑप्शन 1, 2, ये रेजोनेंस कर्व है, डिफरेंट एलसीआर सर्किट 3 एंड 4 एलसीआर सर्किट आपके पास है जिसके लिए रेजोनेंस कर्व ऐसा आया। किसकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, किसमें अच्छी ट्यूनिंग होगी? तो ट्यूनिंग तब अच्छी होगी, ट्यूनिंग तब अच्छी, ट्यूनिंग समझ रहे, ट्यून कर देना भाई, वो वाला चैनल सुनना। ठीक, ट्यूनिंग तब अच्छी होगी जब 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 बैंडविड्थ कम होगी, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हमारा एलसीआर सर्किट इतने फ्रीक्वेंसीज को कैच करे। हो सकता है वहां पे दूसरा चैनल ट्रांसमिट हो रहा हो, मिक्स हो जाएगा, तो हमें चाहिए हमारा एलसीआर सर्किट कम बैंडविड्थ सेलेक्ट करे। ठीक, एलसीआर सर्किट कम फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट करे। ध्यान से सुनना, एलसीआर सर्किट कम फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट करे, ज्यादा नहीं करना उसको सिलेक्ट, कम करना है। कम करना है तो हम जो कम सिलेक्ट कर रहा है, कम फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट कर रहा है, वो उसकी ट्यूनिंग अच्छी हो गई। तो सीधा सीधा अच्छी ट्यूनिंग के लिए बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? कम। हमें नहीं चाहिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हो, बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। या हम कहें दूसरे टर्म्स में हम कहें अच्छी ट्यूनिंग के लिए कर्व को, रेजोनेंस कर्व को ज्यादा शार्प होना पड़ेगा। ये शार्प है ना, ये देखिए शार्प है, ये फ्लैट हो गया। जितना फ्लैट हो गया वो उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को कैच करेगा, और जितना शार्प हो गया वो उतने कम फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट करेगा, जो कि अच्छा है। तो गुड ट्यूनिंग के लिए, फॉर गुड ट्यूनिंग, रेजोनेंस कैसा होना चाहिए? शार्प रेजोनेंस, रेजोनेंस कैसा होना चाहिए? रेजोनेंस कर्व शार्प होना चाहिए। रेजोनेंस कर्व शार्प होना चाहिए, या हम कह सकते हैं बैंडविड्थ डेल ओमेगा, ये बैंडविड्थ है। डेल ओमेगा क्या है? बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? ज्यादा नहीं, कम। और जो शार्प होगा उसकी बैंडविड्थ कम होगी, तो डेल ओमेगा मतलब बैंडविड्थ स्मॉल। जिस एलसीआर सर्किट के लिए शार्प रेजोनेंस कर्व है, बैंडविड्थ जिसकी स्मॉल है, वो हम कहेंगे इसमें ट्यूनिंग अच्छी होगी। तो गुड ट्यूनिंग के लिए शार्प रेजोनेंस होना चाहिए, डेल ओमेगा बैंडविड्थ स्मॉल होनी चाहिए। ज्यादा बैंडविड्थ होगी तो ज्यादा वो सिलेक्ट कर लेगा फ्रीक्वेंसीज। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा एलसीआर सर्किट ज्यादा सिलेक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी मोर सिलेक्टिव, ऐसा भी बोलते हैं उसको। एलसीआर सर्किट शुड बी मोर सिलेक्टिव। मोर सिलेक्टिव का मतलब है कि इसको, मोर सिलेक्टिव मतलब ये मत समझना कि ज्यादा सिलेक्ट कर देगा, नहीं। मोर सिलेक्टिव मतलब इसको बहुत कम चुनना है। ऐसे बोलते हैं ना भाई, ये आदमी काफी सिलेक्टिव है, तो सिलेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ये बहुत कम लोगों को दोस्त बनाता है। ठीक, ये आदमी ज्यादा सिलेक्टिव है मतलब कम लोगों को दोस्त बनाता है। तो ज्यादा सिलेक्टिव मतलब कम बैंडविड्थ, और मैंने कहा ये कम सिलेक्टिव है तो ये किसी को भी सिलेक्ट कर देता है। लेस सिलेक्टिव मतलब किसी को भी सिलेक्ट कर देता है। तो ऐसा एलसीआर सर्किट हमें नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर सेलेक्टिव, मतलब इसकी रेंज कम हो, ज्यादा सिलेक्टिव हो, इसकी बैंडविड्थ कम हो। तो सीधी सीधी बात, फाइनल, अच्छी ट्यूनिंग के लिए शार्पनेस ज्यादा होनी चाहिए, शार्प रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब ज्यादा सिलेक्टिव होना चाहिए, या हम कहीं बैंडविड्थ स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ गए, ये बातें क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इन्हीं बातों को
एक और टर्म से इनको समझाते हैं जो है क्वालिटी फैक्टर। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया? ठीक है, क्वालिटी फैक्टर। अब लिखिए क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर से भी हम इन चीजों को समझा लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होनी चाहिए अच्छी ट्यूनिंग के लिए, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। क्या है क्वालिटी फैक्टर? देखो लिखिए अब इसमें क्वालिटी फैक्टर, या इसको हम क्यू फैक्टर भी कहते हैं। क्यू फैक्टर क्या है? क्वालिटी फैक्टर, इसको देखते हैं आराम से। देखो क्वालिटी फैक्टर क्या है? क्वालिटी फैक्टर जिसका, देखो सीधा जिसका क्यू फैक्टर ज्यादा होगा उसमें उतनी ही अच्छी ट्यूनिंग होगी, या हम कहें अच्छी ट्यूनिंग के लिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। तो क्वालिटी फैक्टर समझते हैं क्या है। दो तरीके हैं क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले बनाने के, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखो क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर्स को डिनोट करते हैं क्यू से, एंड इट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा नॉट अपॉन बैंड विड्थ। अच्छी ट्यूनिंग के लिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर ज्यादा कब होगा? जब बैंडविड्थ कम होगी। तो बैंडविड्थ कम, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ डेल ओमेगा। अब जो बैंडविड्थ है डेल ओमेगा वो आर अपॉन एल के इक्वल होता है। बैंडविड्थ डेल ओमेगा आर अपॉन एल के इक्वल होता है। बैंडविड्थ किसके इक्वल होता है? आर अपॉन एल। ठीक, तो इसको यहां रख लेते हैं, यार और एल ऊपर निकल गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। अब इसको समझने का दूसरा तरीका ये समझ में आ गया? ठीक है, इसको निकालने का दूसरा तरीका देखिए। ओमेगा नॉट क्या पे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और डेल ओमेगा बैंडविड्थ जो कि होता है आर अपॉन एल के इक्वल। दूसरा तरीका इसको समझने का, देखो ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। हम जो स्पीकर कनेक्ट करते हैं ना, रेडियो का स्पीकर हम कनेक्ट करते हैं एल या सी के अक्रॉस, यहां नहीं करते। एल या सी के पैरेलल में हम स्पीकर लगाते हैं। सपोज मैंने यहां लगा दिया एल के पैरेलल में। स्पीकर यहां क्यों लगाते हैं या सी के पैरेलल क्यों लगाते हैं? इसका क्या रीजन है? ध्यान से देखना, क्यों एल और सी के पैरेलल स्पीकर लगाया जाता है, आर के पैरेलल नहीं। ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। सपोज एल है हमारे पास, एल की कुछ वैल्यू ले लो, सपोज ये है हमारे पास 5 हेनरी, ठीक। सी की कुछ वैल्यू ले लो। आर है हमारे पास 5 ओम, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, और यहाँ पे एल है हमारे पास 5 हेनरी, ठीक। रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? मैंने बताया रेजोनेंस के टाइम पे सारा वोल्टेज कहां अपीयर होता है? रेजिस्टर के अक्रॉस। तो कितना इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा? हमने कहा इसके अक्रॉस वोल्टेज है वी आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। इट इज इक्वल टू करंट इन द सर्किट आई और इनटू आर। सपोज करंट 1 है, करंट 1 एम्पियर है, तो वोल्टेज कितना हो गया इसके अक्रॉस? 5 वोल्ट। जब करंट 1 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? 5 वोल्ट, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL, तो VL इक्वल टू आई एक्सएल। आई कितना ले रहे हैं? 1। आई ले रहे हैं हम 1 इंटू एक्सएल। एक्सएल इज ओमेगा एल। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये ओमेगा जनरली 100, 200, 300 ऐसा होता है, यहां से आता है ना V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा क्या है? 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 से ज्यादा ही होगी, 50 होती है, 60 होती है न्यू फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा 100 पाई ऐसा होता है, तो 100 या 100 से ज्यादा ही जनरली ओमेगा होता है। तो ओमेगा है, इसमें एल भी है। एल ऑलरेडी 5 हेनरी है, साथ में ओमेगा भी आ गया। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इस केस में 5 ओमेगा हो गया। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 5 वोल्ट है, इसमें तो 5 ओमेगा है। अब ओमेगा 1 से ज्यादा ही होगा। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, एलसीआर सर्किट में जब रेजोनेंस हो रहा है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज से ज्यादा होता है, यहां ज्यादा वोल्टेज होता है, ठीक। ये अलग बात है, रेजोनेंस के टाइम पे जितना वोल्टेज यहां होता है कैपेसिटर के अक्रॉस भी वही होता है, लेकिन दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं, जैसा पहले बताइए, प्लस में या माइनस में।
तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, सारा वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर होता है। या सीधी बात एक बार फिर से, इंडक्टर के या कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग देखे तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज से ज्यादा होता है। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ 5 ही निकला, यहाँ तो 5 ओमेगा हो गया और ओमेगा 1 से ज्यादा ही होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। समझ में आया? यहां ज्यादा वोल्टेज होता है, यहां और यहां। तो स्पीकर हम कहां कनेक्ट करेंगे, या तो यहां या तो यहां। और क्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो यहां से हो गया, मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। क्यू इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, एल या सी के अक्रॉस वोल्टेज अपॉन वोल्टेज अक्रॉस आर। देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा। जनरल लिख रहे हैं, ये तो मैंने डेटा दिया था, जनरल आई इंटू एक्सएल, एक्सएल इज ओमेगा एल, रेजोनेंस हो रहा है तो ओमेगा नॉट एल रेजोनेंस के टाइम पे। देखो वोल्टेज अक्रॉस एल कितना हो गया, या वोल्टेज अक्रॉस सी भी लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं आई करंट है किसी टाइम पे तो आई एक्सएल, एक्सएल ओमेगा एल, रेजोनेंस के टाइम पे देख रहे हैं तो ओमेगा नॉट एल अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज, वी इक्वल टू आई आर, आई से आ गया तो क्यू इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, आ गया ना भाई। तो या तो ये तरीका याद रखिए या तो ये, कुछ भी कर लीजिए। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। इसको हम सी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओमेगा नॉट क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी ली, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ये एल गया तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लें। इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये, इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, सी के टर्म्स में 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। अच्छा, अच्छी ट्यूनिंग के लिए क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्वालिटी फैक्टर मतलब क्वालिटी तो ज्यादा ही होनी चाहिए। जब क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो अच्छी ट्यूनिंग हो पाएगी। सो फॉर गुड ट्यूनिंग, अच्छी ट्यूनिंग के लिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, क्यू लार्ज। और क्वालिटी फैक्टर ज्यादा कब होगा, क्यू ज्यादा कब होगा, जब आर कम हो जाए, आर लो, सी कम हो जाए, सी लो, एल ज्यादा हो जाए। तो क्वालिटी फैक्टर अगर हमें अच्छा चाहिए अच्छी ट्यूनिंग के लिए, सी को कम होना पड़ेगा, आर को कम होना पड़ेगा, एल को ज्यादा। तो समझ गए क्वालिटी फैक्टर क्या है, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। अच्छी ट्यूनिंग के लिए क्यू क्वालिटी फैक्टर को ज्यादा होना पड़ेगा, जिसके लिए आर सी को कम और एल को ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। चलो अब आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये समझ में आ गया रेजोनेंस कंप्लीट। तो एक बार इसका फाइनल टच पूरे जो भी अभी किया तब क्वेश्चंस करते हैं। देखो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस मतलब करंट का मैक्सिमम हो जाना। कब होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे, उस टाइम पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है। वोल्टेज के टर्म्स में बात करें तो इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाता है, बट दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं, इसलिए इन दोनों का इफेक्ट जीरो हो जाता है। सारा वोल्टेज कहां पे होता है, रेजिस्टर के अक्रॉस। रेजोनेंस हमें कहां हेल्प करता है, रेडियो और टेलीविजन को ट्यून करने में। कैसे हम ट्यून करते हैं, हम सी को चेंज करते हैं ट्यूनर से, और टेलीविजन की बात करें तो रिमोट से, जो हमारा चैनल वाला बटन है उससे हम किसको चेंज करते हैं, कैपेसिटेंस को। जब सी बदलता है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदलती है, और जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जिस स्टेशन की, देखो सिग्नल सारे कैच करता है एंटीना सारे सिग्नल कैच करता है जितने भी आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए करंट मैक्सिमम होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि 1/√LC के इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट कहानी में ये आया कि ओमेगा नॉट तो वाली तो सुनाई पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ वो फ्रीक्वेंसीज भी आती हैं जो करंट कितना बनाएंगी, 0.7 आएगा, मतलब Im/√2। तो हमने कहा भाई इसको क्या बोलें, इस रेंज को, इसको बोला बैंडविड्थ। तो जब हम एलोकेट करते हैं, बैंडविड्थ एलोकेट करते हैं ब्रॉडकास्टर्स को, तो हम बोलते हैं कि आप ट्रांसमिट करिए अपना चैनल जितने पे आप करना है, लेकिन उसके साथ खाली रखा जाता है। तो हम बैंडविड्थ एलोकेट करते हैं, कोई एक चैनल कोई एक पर्टिकुलर चैनल को हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं देते, एक बैंड देते हैं जिसको बैंडविड्थ बोला, और वहां पे कोई ट्रांसमिट नहीं करता है बाकी दूसरा। ठीक, अब देखिए हमें चाहिए एलसीआर सर्किट की ट्यूनिंग अच्छी हो। अच्छी ट्यूनिंग मतलब जो रेजोनेंस है वो शार्प होना चाहिए, शार्प होगा तो बैंडविड्थ
कम होगी, ट्यूनिंग अच्छी होगी, मतलब वो ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाएगा, सिलेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। सिलेक्टिव ज़्यादा में हम समझ रहे हैं ज़्यादा सिलेक्टिव, तो ज़्यादा सिलेक्ट करेगा नहीं, सिलेक्टिव ज़्यादा मतलब उस पर्टिकुलर को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं हम, ठीक है। अब हमने देखा भाई इसको कैसे बताएं, तो हम इसके लिए लेके आए क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। अच्छी ट्यूनिंग के लिए क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होनी चाहिए। क्वालिटी फैक्टर है ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। तो अच्छी क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है कि क्वालिटी फैक्टर अच्छा कब होगा, जब आर कम होगा, सी कम होगा, एल ज़्यादा होगा। इतनी बातें समझ गए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन करते हैं एक। हमारे पास LCR सर्किट है, यहाँ पे दूसरा बना देता हूँ, LCR, एक LCR सर्किट है हमारे पास। ये हमारे पास AC सोर्स, ठीक है, और यह है सपोज हमारे पास 2 हेनरी, यह है 32 माइक्रोफेराड एंड दिस इज 10 ओम। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर फाइंड करो। चलिए करते हैं। पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट कितना होगा, एज वी नो दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो यहाँ पे रख लो 1 अपॉन अंडर रूट एल, वट इज एल, 2, सी इज 32 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, ठीक है जी, ये तो ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ रख लो, फिर ओपन कर लो। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 64 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो ये हो गया 1000 अपॉन 8, 10 टू द पावर 3 ऊपर निकल गया, 1000 अपॉन 8, 1000 अपॉन 8 इज 125, ये ओमेगा है, तो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। चलो जी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई 125 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई इस सर्किट में रेजोनेंस कब होगा, जब बाहर से कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, 125 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि इसकी नेचुरल 125 रेडियन पर सेकंड है। ओके, क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं। Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट विच इज 125, L इज 2 एंड R इज 10, सो इट विल बी इक्वल टू 5 मीन्स 25। इसकी यूनिट नहीं होगी है क्वालिटी फैक्टर, 25 इसका क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें, हाँ सर बिल्कुल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही है, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे पास एक आरसी सर्किट है, आरसी, एल नहीं है इसमें। अच्छा, एक और बात सुनो, रेजोनेंस किस में होगा, रेजोनेंस बस एलसीआर सर्किट में ही पॉसिबल है क्योंकि रेजोनेंस में इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज आउट ऑफ फेज होते हैं, दोनों कैंसिल कर लेते हैं एक दूसरे को, तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर हमारे पास आरएल सर्किट है, आरएल, उसमें सी नहीं है, यह हमारे पास सीआर सर्किट है, एल नहीं है, तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि इनके वोल्टेज को कैंसिल करने वाला दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट में ही रेजोनेंस पॉसिबल है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज हमारे पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस हमने लगाया 200 ओम, एनसीईआरटी का ही है, और कैपेसिटेंस हमने लगाया 15 माइक्रोफेराड का। इसको कनेक्ट किया हमने एसी सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के साथ, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हमारे पास एसी सोर्स है, हमने ये कनेक्ट किया, उसमें रेजिस्टेंस 200 ओम और कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेराड। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड आरएमएस करंट इन द सर्किट, सेकंड वीआरएमएस अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर। आरएमएस करंट फाइंड करो सर्किट में, और आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस आर एंड सी करिए आप भी, देखिए क्या आता है, देखते हैं आंसर आपका सही होता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है आईआरएमएस, आरएमएस करंट। आईआरएमएस क्या होता है, आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस अपॉन इस सर्किट का इंपीडेंस जेड, ठीक है। वीआरएमएस तो हमारे पास है 220 वोल्ट, वीआरएमएस 220 वोल्ट, इसका मतलब हमें Z कैलकुलेट करना है, Z निकाल लेंगे तो IRMS आ जाएगा। Z क्या होगा, इंपीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। लेकिन इसमें इंडक्टर नहीं है, ये RC सर्किट है, RC सर्किट, तो XL को 0 लेंगे तो यहां पे आएगा XC स्क्वायर, ठीक। IRMS चाहिए, Z निकालो, Z चाहिए, XC निकालो, R तो ठीक है 200, XC क्या होता है, XC is 1 upon omega C. So X is equal to 1 upon omega. Omega is 2 pi nu C. X equal to 1 upon 2 pi nu. Nu is frequency जो कि 50 है into C. C is 15 into 10 to the power -6. यही तो है 2 pi nu
सी इज 15 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग आपका 212.3 ओम, 212.3 ओम। चेक कर लेना 212.3 ओम। ठीक है, एक्स ही आ गया, जेड निकालेंगे। जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर कितना है 200 स्क्वायर प्लस 212.3 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा आपका अप्रॉक्स 291.67 ओम। दिस इज इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट 291.67 ओम। एक बात ध्यान रखो, ये आरसी सर्किट है तो इसमें एक्सएल 0 होगा। अगर आर एल सर्किट होता, एल आर सर्किट होता तो उसमें एक्सी 0 होता। ठीक है, ये हो गया, जेड भी निकल गया। IRMS निकालते हैं। IRMS इज इक्वल टू VRMS विच इज 220 अपॉन जेड। जेड इज 291.67 ओम। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 0.755 एम्पियर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो IRMS 0.755 एम्पियर। ठीक है, अब क्या निकालना है? फर्स्ट तो ये तो निकल गया। सेकंड, VRMS अक्रॉस आर एंड सी, आर और सी के अक्रॉस वोल्टेज, VRMS RMS वोल्टेज। तो ये हमारे पास सर्किट बना लेते पहले, आर सी और ये हमारे पास AC सोर्स, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। ठीक, RMS वोल्टेज निकालना है, RMS पूछ रहे हैं। तो VRMS अक्रॉस आर, आर के अक्रॉस, इट इज इक्वल टू V इक्वल टू IR, IRMS लिखना पड़ेगा। IRMS इज 0.755 इंटू आर, आर कितना है 200। ये आएगा आपके पास VRMS R, इट इज इक्वल टू 200 जीरो इधर 150, 1 भी आएगा 151 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 151 वोल्ट आ गया। सी के अक्रॉस पूछा था ना, VRMS अक्रॉस आर एंड सी। सी के अक्रॉस VRMS अक्रॉस सी, इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I विच इज 0.755 इंटू एक्स सी, यहां पे एक्स ही आएगा, इसका आ रहा था, इसका एक्स ही आएगा। एक्स कितना है, 212.3, 212.3। इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा आपका 160.3 वोल्ट, 160.3 वोल्ट इसके अक्रॉस, 160.3 वोल्ट। ठीक है, यही तो है 160.3 वोल्ट। तो हो गया आप काम, इसके क्रॉस भी आ गया, इसके क्रॉस भी आ गया। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां से आने वाली है। रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज है 151 और कैपेसिटर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज है 160.3। दोनों को मिला के टोटल आरएमएस वोल्टेज कितना है? अगर टोटल आरएमएस वोल्टेज निकाले, दोनों को ऐड कर दो तो ये आएगा 311.3 वोल्ट, 311, ये तो आएगा 0.31। ठीक है, 311.3 वोल्ट। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? टोटल आरएमएस वोल्टेज तो 220 मिल रहा है सोर्स से, लेकिन दोनों के अक्रॉस मिला के कितना है 311.3 वोल्ट। कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन गड़बड़ है? नहीं, कैलकुलेशन तो ठीक है। कहां गड़बड़ है? ढूंढो कहां गड़बड़ है। दोनों को मिला के 311.3 वोल्ट और सोर्स दे रहा है आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट। किधर गड़बड़ है? गड़बड़ है इनको ऐड करने में। एडिशन सही है, ऑर्डिनरी नंबर का एडिशन अगर करते 151 और 160.3 का अगर एडिशन करते तो यही आता, लेकिन ये ऑर्डिनरी नंबर की तरह ऐड नहीं करने हैं, ये ऑर्डिनरी नंबर की तरह ऐड नहीं करने हैं। तो इनको कैसे ऐड करना है? इनको ऐसे ऐड करना है। देखो ध्यान देना, एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल होते हैं वो कुछ समझा के जाते हैं, इनको सिंपल ऐड नहीं करना है, फेजर डायग्राम पे चलना पड़ेगा। फेजर डायग्राम अगर बनाएं तो यहाँ पे ये करंट, ये वोल्टेज हो गया अक्रॉस रेजिस्टर, दिस इज करंट। रेजिस्टर के लिए करंट और वोल्टेज दोनों फेज में होते हैं, करंट और रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज दोनों फेज में होते हैं। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखें तो वो करंट से पीछे होता है बाय फेज एंगल π/2, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब देखिए इनको ऑर्डिनरी नंबर की तरह ऐड नहीं करेंगे, हमें वीसी और वीआर को ऐड करना है, ये फेजर्स हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, यहां पे पैरेललोग्राम बना लो, उसका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो हमें ये निकालना है, यही हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट है, यही हमारा 220 वोल्ट आएगा। ये कैसे निकाले? ये वीसी हो गया, पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, ये वीसी हो गया, ये वीसी, ये वीआर, ये वीसी, ये वीआर, ये वीसी, ये वीआर, आरएमएस वैल्यू है, वीसी वीआरएमएस वीसी और ये वीआरएमएस आर। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लगा दो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये चाहिए हमें टोटल वोल्टेज, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वीआरएमएस सी स्क्वायर प्लस वीआरएमएस आर ये स्क्वायर। ठीक है, फिर से इनको ऑर्डिनरी नंबर्स के जैसा ऐड नहीं करना है, फेजर्स हैं।
रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज करंट दोनों फेज में होते हैं, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज करंट से पीछे होता है। तो जो नेट रिजल्ट होगा इनका वो होगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे आप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वोल्टेज आपका कितना आएगा? टोटल वोल्टेज आपका आएगा ये नहीं आएगा। टोटल वोल्टेज आपका आएगा 220 वोल्ट। ठीक है, एक बार फिर से इन दोनों को सिंपल आप ऐड कर दो ऑर्डिनरी नंबर्स के जैसा, तो ये रिजल्ट देगा। ठीक, लेकिन क्योंकि ये फेजर्स हैं तो हमें इनको ऑर्डिनरी नंबर्स के जैसा ऐड नहीं करना है, हमें ये निकालना है। तो ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 220 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? तो इसमें इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।